हेलो नमस्कार। मिशन सक्सेस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग लाइट का अभी तक थ्योरी पढ़े हुए थे। आज लाइट के कुछ क्वेश्चन लाए हैं, आप देखिए और करने का प्रयास करिए। जो कुछ भी डाउट होगा यहाँ हम सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। इसके बावजूद भी कोई समस्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं और साथ ही साथ हमारे जो YouTube चैनल है उसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक, और आगे भी आप शेयर करिए, ठीक है। चलिए आज हम लोग सेगमेंट में पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाश के चाल की गणना रोमर ने कब की थी। चूँकि आपको पता है कि प्रकाश के चाल की गणना किसने किया है जी, रोमर ने किया है। किसने किया है जी, रोमर ने किया है। प्रकाश की चाल की गणना ऑप्शन आपके पास हैं 1676, 1675, 1678, 1690। तो इसका आंसर क्या जाएगा, तो आपका आंसर जाएगा 1676 ईस्वी में। कब हुआ है जी, 1676 ईस्वी में। यानी कि प्रकाश की चाल की गणना रोमर ने कब की थी, तो 1676 ईस्वी में की थी। अब कुछ इससे इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट भी बता देते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश जो है कण है कि तरंग है या दोनों है, कण है या तरंग है या दोनों है, तो आपका आंसर होगा कि दोनों है। प्रकाश कण भी है, प्रकाश तरंग भी है। आगे, प्रकाश की चाल की गणना तो किसने किया है जी, तो प्रकाश के चाल की गणना किया है आपका रोमर ने। लेकिन होती कितनी है, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है जी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला, कि अगर इसी को देखा जाए तो चेंज भी कर सकते हैं, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होती है। हेलो, हाँ हेलो, हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। क्लास ले रहे हैं थोड़ा, हाँ ऑनलाइन ही ले रहे हैं। अभी थोड़ा देर के बाद करिए ना, आधे घंटे बाद, ठीक ठीक। तो हम बता रहे थे कि प्रकाश जो है कण भी है, प्रकाश साथ साथ में आपका तरंग भी है। प्रकाश के चाल की गणना किसने किया, रोमर ने किया है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और ये चाल कहाँ का दिया हुआ है जी, निर्वात का दिया हुआ है। कहाँ का चाल है जी, निर्वात का चाल है, ठीक। किसी कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, दूसरा है रंगों में टूट जाती है, तीसरा है बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, अगला है अभिलंब से दूर हो जाती है। तो आप बताइए, आपके पास ऑप्शन में दिए हुए हैं, आप खुद देखिए, चेक करिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या होता है, तो क्या होता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। क्या होती है जी, बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है, ठीक। अच्छा, आप समझते हैं कि होता कैसे और क्या है। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई परावर्तक सतह है, ये मान लीजिए कोई ना कोई सतह है। अच्छा, एक माध्यम से दूसरा माध्यम, मान लीजिए एक ये माध्यम है, एक ये वाला माध्यम है। तो इसने बोला है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों के अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है। अच्छा, आपको पता होगा कि जब मान लीजिए एक इस तरह की लाइन है और इसके ऊपर में हम इस तरह की ऊर्ध्वाधर लाइन अगर हम खींच दें तो ये जो लाइन होती है ये क्या होती है जी, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो जो अब मान लीजिए कि ये आपका अभिलंब होता है, ये आपका क्या होता है जी, अभिलंब होता है। और जब प्रकाश की किरण अभिलंब यानी लंबवत ही, इसके लंबवत ही अगर आएगी, इसके लंबवत ही आएगी तो बिना मुड़े हुए क्या होती है जी, सीधे निकल जाती है। बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है, क्या होती है जी, बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। जबकि अन्य इससे संबंधित दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, हम इसको यहीं पे समझा देते हैं। देखिए, इससे संबंधित जो है दो क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, देखिए,
पहला तो ये क्वेश्चन हो गया कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों की अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो कैसे निकल जाएगी जी? बिना मुड़े हुए निकल जाएगी। जबकि अगर आपसे सवाल ये पूछ लेता, अगर आपसे सवाल ये पूछ लेता कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से, कौन से माध्यम से जी? सघन माध्यम से। कौन से माध्यम में? विरल माध्यम में। जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? आपको पता है ये आपका अभिलंब है, ये आपकी आपतित किरण है। अच्छा, जब प्रकाश सघन माध्यम से, कौन से माध्यम में? विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से क्या होता है? इसको जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन ये अभिलंब से क्या होगा जी? दूर भाग जाता है। अभिलंब से क्या हो जाता है जी? दूर हट जाता है। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा जी? दूर हो जाएगा। अभिलंब से क्या होगा? दूर हो जाएगा। आपको हम 3 वाले बैच में बताए हुए थे, समझाए हुए थे कि इसको आसान भाषा में ऐसे याद रखिएगा। मान लीजिए सघन माध्यम का मतलब है कि ज़्यादा पैसे वाला, विरल माध्यम का मतलब है कि कम पैसे वाला। तो जब कोई लड़की जिसका बॉयफ्रेंड ज़्यादा पैसे वाला है मतलब सघन माध्यम है, और उसका शादी हो जाता है विरल माध्यम मतलब कि कम पैसे वाले के पास, तो बताइए ज़्यादा वाला पैसे वाले से कम पैसे वाले के पास आई है तो इसके पास आएगी कि इससे दूर जाएगी? तो आपका आंसर होगा इससे दूर जाएगी। सेम टू सेम यही अप्लाई कर देना है कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से क्या होगा जी? दूर हो जाएगा। अभिलंब से क्या होगा? दूर हो जाएगा। जबकि इसी का दूसरा केस बनता, इसी कौन सा केस बनता? दूसरा केस बनता। और दूसरे वाले केस में आपसे पूछा जाता कि मान लीजिए कि दो माध्यम हैं, ऊपर वाला माध्यम क्या है जी? विरल माध्यम है, और नीचे वाला माध्यम क्या है जी? सघन माध्यम है। यानी कहने का मतलब कि जब प्रकाश विरल माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश करेगा? सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? अब देखिए ये आपतित किरण है, ये आपका अभिलंब है, ये आपका क्या है जी? अभिलंब है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। यानी इसको जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन ये जो है उस उधर न जा कर के और पास में आ जाता है। और क्या होगा जी? पास में आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इसको भी वैसे ही ध्यान रखिएगा। विरल माध्यम का मतलब कम पैसे वाला, सघन माध्यम का मतलब ज़्यादा पैसे वाला। पहले थी किसके पास? किसके पास? कम पैसे वाले के पास। अब शादी किसके पास हो गया? ज़्यादा पैसे वाले के पास। तो इसके पास आएगी कि इससे दूर जाएगी? तो इसके पास आएगी। यानी आप दोनों ध्यान रखिएगा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर होता है, जबकि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर आता है, तो अभिलंब की ओर आता है। ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, जो भी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, ऐसा नहीं कि आप 15 क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है तो केवल बस हमने क्वेश्चन देखा, आंसर टिक किया, बात खत्म। नहीं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीज़ें हम जो है एक साथ में करेंगे। इससे क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाले होंगे उसको भी कर पाएंगे। ठीक, चलिए हम चलते हैं अगले क्लास में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि वे कौन कौन से दर्पण हैं, वे कौन कौन से ऐसे दर्पण हैं जिससे वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो पहला है आपका समतल दर्पण, दूसरा है आपका उत्तल दर्पण, और अगला है आपका अवतल दर्पण। आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है जी? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आप बताने का प्रयास करिए कि तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? क्या समतल दर्पण होगा, क्या उत्तल दर्पण होगा, क्या अवतल दर्पण होगा, या तीनों दर्पण होंगे? तो हम पहले आपको समझा देते हैं, सारी चीजें बता देते हैं, आप खुद ब खुद बता देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा समझने का प्रयास करिए। अब 3 दर्पण है। जब समतल दर्पण से कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो जो है काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है जी? काल्पनिक बनता है, यानी वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है जी? वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है जी? वर्चुअल बनता है। ठीक,
काल्पनिक बनेगा, जबकि उत्तल दर्पण से भी जब प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी या काल्पनिक ही बनता है। क्या बनता है जी? आभासी या काल्पनिक ही बनता है, आभासी या काल्पनिक ही बनता है। जबकि अवतल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा जी? वास्तविक भी बनेगा और साथ साथ में कैसा प्रतिबिंब बनेगा जी? काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनेगा। वास्तविक भी बनता है और साथ साथ में कौन सा प्रतिबिंब बनता है जी? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चूंकि आपको पता है, ये मान लीजिए आपका उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है जी? ये आपका अगर उत्तल दर्पण है तो आपको पता है ये आपका अनंत है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जो है आपका फोकस है, और ये इसको हम पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं जी? ध्रुव बोलते हैं। देखिए, जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में होती है, कहाँ होती है जी? फोकस और पोल या फोकस के बीच में होती है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी? दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है जी? दर्पण के पीछे बनता है। और जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब जो है आभासी होता है। कैसा होता है जी? आभासी होता है, सीधा होता है और साथ ही साथ में बहुत बड़ा होता है। कैसा होता है जी? बहुत बड़ा होता है। तो आप ऑप्शन में देखिए, बोला है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो आप बताइए, क्या समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ तो काल्पनिक बनता है। अगला, क्या उत्तल दर्पण में बनता है वास्तविक प्रतिबिंब? नहीं बनता है। हाँ, अगला है, क्या अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं? जी हाँ, यहाँ वास्तविक भी बनता है और एक केस में कैसा बनता है जी? काल्पनिक बनता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा जी? अवतल दर्पण हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। हमको आप जो है इन चीज़ों को समझे होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अगला है कि आवर्धन m दर्पण में ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब हो सकता है। अगर आवर्धन m दर्पण में, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? वर्णात्मक लिखा हुआ है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, देख लीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक, यहाँ लिखना था ऋणात्मक, क्या लिखना था जी? ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब है निगेटिव। ऋणात्मक का मतलब क्या है जी? निगेटिव। ठीक, ये कह रहा है कि अगर आवर्धन दर्पण में ऋणात्मक है, यानी कि दर्पण के लिए अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से सीधा होगा या उल्टा होता है। ये जो है इनका मानना है कि मतलब अगर आवर्धन m अगर किसी दर्पण के लिए मान उसका ऋणात्मक आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, या सीधा होगा या उल्टा होगा। चलिए इसको समझने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, अगर आप बात करें आवर्धन का, किसका बात कर रहे हैं जी? आवर्धन का। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है जी? -v/u। अच्छा, यहाँ पर v क्या है? यहाँ पर v क्या है? तो v जो है यहाँ पर v जो है, v आपका प्रतिबिंब दूरी है। कैसी दूरी है जी? प्रतिबिंब दूरी है। भी क्या है जी? प्रतिबिंब दूरी है। भी क्या है जी? प्रतिबिंब दूरी है। जबकि u क्या है? वस्तु दूरी है। कौन सी दूरी है जी? वस्तु दूरी है। तो आवर्धन बराबर होता है माइनस का प्रतिबिंब दूरी अब बटा में वस्तु की दूरी, या इसी को लिखा जाता है -v/u। या आवर्धन बराबर होता है h'/h। h' का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई। यह किसकी ऊंचाई है जी? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। यह किसकी ऊंचाई है जी? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। जबकि यह किसकी ऊंचाई है जी? वस्तु की ऊंचाई है। ठीक, अब बात आता है कि अगर आवर्धन प्लस है, निगेटिव है, तो क्या होगा? अब पहले बात समझते हैं। वहाँ क्वेश्चन में आपको ऋणात्मक पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? ऋणात्मक पूछा हुआ है। लेकिन हम आपको सारा कॉन्सेप्ट ही एक ही बार में बता देते हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, कौन सा होगा तो कैसा होगा, क्या होगा। देखिए,
आवर्धन, अगर आवर्धन का मान पॉजिटिव आ गया, क्या मान आ गया? आवर्धन का मान पॉजिटिव आ गया। अच्छा, आवर्धन का मान पॉजिटिव निगेटिव कैसे आएगा? तो यहाँ से आएगा, v का मान, u का मान, h डैश का मान, h के मान से। या तो आवर्धन में आपका आवर्धन निकालना है तो v और u का मान दिया होगा, या प्रतिबिंब की ऊंचाई दी होगी, या वस्तु की ऊंचाई दी गई होगी। ठीक, तो आवर्धन अगर पॉजिटिव है का मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा जी? आभासी, और साथ साथ में कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अब यहाँ पे दो केस होते हैं। जब भी प्रतिबिंब अगर आवर्धन अगर पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। जबकि आवर्धन का मान अगर निगेटिव है, आवर्धन का मान कैसा है? निगेटिव है, तो जो प्रतिबिंब हो, जो आवर्धन का मान अगर निगेटिव है तो जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा, और वास्तविक के साथ साथ क्या होगा जी? उल्टा होगा। वास्तविक के साथ साथ क्या होगा जी? उल्टा होगा। चलिए तो देखो, अब इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग आते हैं। बताइए, आवर्धन में दर्पण अगर ऋणात्मक है, यहाँ ये सुधार लीजिएगा, इसको हम पहले ही बता चुके हैं। ये जो है ऋणात्मक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी? ऋणात्मक लिखा हुआ है, इसको काट लीजिएगा। ये जो है ऋणात्मक लिखा हुआ है। क्या लिखा है जी? ऋणात्मक। क्या लिखा हुआ है? ऋणात्मक लिखा हुआ है। तो अभी हम आपको बताएं कि m का मान या तो पॉजिटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो m का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। तो जब हम मान जो है पॉजिटिव हो रहा था तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? आभासी और सीधा। कैसा बन रहा था जी? आभासी और सीधा। जबकि जब m का मान निगेटिव होगा तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा जी? वास्तविक और उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? क्या होगा कि उल्टा होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है जी? उल्टा होता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ ऋणात्मक न लेकर के क्या दिया होता? धनात्मक दिया होता, तो हमेशा जो है कैसा होता? सीधा होता। कैसा होता? सीधा होता। अब तरीका क्वेश्चन पूछने के हिसाब से देखते क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? उल्टा होता है। लेकिन इससे संबंधित कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, चलो थोड़ा सा देखते हैं। तो दो बातें हमने बता दी थी कि आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं जी? आवर्धन कहते हैं। चूँकि आपको पता है कि अगर अनुपात है तो अनुपात में कभी भी मात्रक नहीं होता है, तो आवर्धन का भी कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ दो बातें हैं। दोनों में एक बात आपने समझ लिया है कि अगर आवर्धन का मान पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा जी? आभासी और सीधा होगा। जबकि अगर निगेटिव होगा तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और आपको पता है कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब आपके उत्तल लेंस में भी बनता है और आपके अवतल लेंस में भी बनता है। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि कौन से वाले केस में, तो आपको यहाँ बताया, यहाँ फोकस है, ये वाला आपका ध्रुव है। कौन से दर्पण की बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। कौन सी दर्पण की बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, यहाँ वाला। देखिए, तो आपको पता है कि जब वस्तु जो फोकस और ध्रुव के बीच होगी तो दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और आभासी के साथ साथ कैसा बनेगा जी? सीधा बनेगा। तो देखिए, आभासी के साथ साथ क्या बनता है? सीधा बनता है। तो आभासी और सीधा दोनों दर्पण में बनेंगे। कौन कौन से? उत्तल लेंस में, उत्तल दर्पण, लेंस लिख दिए, ये दर्पण है, यहाँ दर्पण है। ठीक, तो उत्तल दर्पण में भी और साथ साथ में अवतल दर्पण में भी। ओहो, ठीक, बात दर्पण कर रहे हैं, लिख दिए हैं लेंस। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा। तो हम कह रहे थे कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो है दोनों दर्पण में बनता है। कौन कौन से में? उत्तल में भी बनता है, और साथ साथ में किस में बनता है जी? अवतल में भी बनता है। ठीक, लिख दे रहे हैं, ये आपका दर्पण है, यहाँ पे भी आपका क्या है जी? दर्पण है। ठीक है, चलिए समझते हैं चीजों को। तो आभासी सीधा बना, तो आभासी और सीधा किस किस दर्पण में बनेगा? उत्तल दर्पण में भी बनेगा। और किस किस में बनेगा जी? अवतल दर्पण में भी बनेगा। अच्छा,
अगर वस्तु की जो ऊंचाई है या प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, अगर वो छोटा है, छोटा एक बार बनेगा, दूसरे बार क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, तो एक बार m का मान जो है छोटा होगा, एक बार आवर्धन का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, एक बार आवर्धन का मान 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, और एक बार क्या होगा जी, छोटा होगा। अगर छोटा होगा तो v का मान यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसी तरह से अगर यहाँ देखेंगे तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आपको पता है केवल और केवल किस दर्पण में होता है, तो आपके अवतल दर्पण में होता है। किस में होता है जी, अवतल दर्पण में। अगर छोटा इसका मान आया, इसका मतलब आवर्धन का मान 1 से कम है, और अगर बड़ा है इसका मतलब आवर्धन का मान क्या है जी, 1 से बड़ा है। ठीक, छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कब बनता है, जब अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हो, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और v का मान यहाँ पे क्या होगा, v का मान यहाँ भी ऋणात्मक होता है। और बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, और उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, तो v का मान क्या होता है जी, निगेटिव होता है। ठीक, ये दोनों शब्द आपको समझ में नहीं आए होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या समझा रहे हैं, इनका कहने क्या मतलब है। तो देखिए, एक काम करिएगा, जो हमने पार्ट 2 बनाया है लाइट चैप्टर का, जो हमने पार्ट 2 बताया है, उसमें जाकर देख लीजिएगा कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे कैसे होते हैं। तो समझिए, अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा तो बिल्कुल उसका आकार कैसा होगा, बिंदु के आकार के। जबकि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, और वस्तु का आकार का प्रतिबिंब का आकार का होगा, छोटा होगा। जबकि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होता है, और प्रतिबिंब, उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है जी, बड़ा बनता है। आप वहाँ जाकर देखेंगे तो जाकर यहाँ चीज़ें समझ में आएंगी कि हमारे कहने का क्या अर्थ है। ठीक, चलिए, हमने इससे रिलेटेड सारी चीज़ें समझा दी, सारी चीज़ें बता दी। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला है, दर्पण के लिए फोकस दूरी होती है। दर्पण के लिए फोकस दूरी होती है, पहला है r/4 होगा, r/3 होगा, 2r होगा, r/2 होगा। तो आपको पता ही होगा कि फोकस बराबर फोकस दूरी बराबर होता है f बराबर r/2। क्या होता है जी, f बराबर r/2, f बराबर r/2, f बराबर r/2 होता है। अब इसी में अगर आपसे r पूछ लेता कि r बराबर क्या होता है, तो 2f होता है। r बराबर क्या होता है जी, 2f होता है। अच्छा अगर हम देखें अब आपसे पूछ देता कि बताइए अवतल दर्पण में फोकस दूरी निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो अवतल दर्पण में जो आपकी फोकस दूरी होती है वो जो है हमेशा ही क्या होगा जी, निगेटिव होती है। हमेशा क्या होगा, निगेटिव होता है। यानी अवतल दर्पण में अगर फोकस दूरी का मान अगर कुछ भी दिया रहे, अगर हम कहें कि किसी दर्पण में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि आप जो है f बराबर -20 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक, चलिए, छोटा सा सवाल था, आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ है नहीं, फॉर्मूला है कि f बराबर r/2 होता है। अगर r का मान पूछ देता तो r बराबर क्या हो जाता, 2f हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेंस को बनाने में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेंस को बनाने में नहीं होता है। तो अब पहले हम ये समझते हैं कि किसका प्रयोग बनाने में होता है। अगर हम ये समझ गए कि किसका प्रयोग बनाने में होता है, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि किसका प्रयोग जो है बनाने में नहीं होगा। तो चूंकि आपको पता है कि अगर कोई भी अगर वस्तु है या पदार्थ है, अगर उससे लेंस बनाना है, तो पहला गुण तो ये होना चाहिए, उसका पहला गुण होना चाहिए कि वह प्रकाश को परिवर्तित करता हो। क्या करता हो जी, प्रकाश को परिवर्तित करता हो या परावर्तित करता हो। प्रकाश को, रुक जाइए,
वह प्रकाश को प्रकाश को परावर्तित करता हो। क्या करता हो जी? प्रकाश को परावर्तित करता हो, यानी कि प्रकाश को रिफ्लेक्ट करना चाहिए अपने पास। दूसरा कैरेक्टर क्या है? प्रकाश को अवशोषित नहीं करना चाहिए, प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। अवशोषित करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं। क्या प्लास्टिक करेगा? बिल्कुल करेगा। प्लास्टिक जो है प्रकाश को क्या करता है जी? परावर्तित कर देता है। अगला है लकड़ी भी। अच्छा, लकड़ी का मतलब लकड़ी से संबंध नहीं है, लकड़ी का संबंध सेल्यूलोज से है। किससे संबंध है जी? सेल्यूलोज से है। तो सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। और आपको पता है कि जो लकड़ी है, कास्ट है, जो लकड़ी है वो भी बना हुआ है, किसका बना हुआ है जी? सेल्यूलोज का बना हुआ है। जो कपास के कपड़े होते हैं, जैसे ये कपड़ा है, तो ये भी किसका बना हुआ है जी? ये भी सेल्यूलोज का ही बना हुआ है। ठीक। अगला है आपका मिट्टी। नहीं भाई, मिट्टी जो है प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। क्या करने की क्षमता रखती है जी? प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। इसीलिए यही जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कांच। आपको तो पता ही है, जो भी आप लेंस वगैरह जितने भी देखते हैं, ये सब किसके बने हुए हैं जी? फ्लिंट कांच के बने हुए हैं या कांच के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं जी? कांच। कांच नहीं लिखेगा तो फ्लिंट कांच लिखेगा। फिलंट कांच लिखेगा। क्या लिखेगा जी? फिलंट कांच लिखेगा। ठीक। अब अगर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं लेंस का, किसका बात करते हैं जी? लेंस का। तो हमारी आंखों में जो लेंस होता है ह्यूमन आई के अंदर में, किस आई के अंदर में? ह्यूमन आई के अंदर में जो हमारा लेंस है, यानी मानव शरीर में जो आँखें हैं वो जो है कौन सी आँख है जी? मानव शरीर में जो आँख है वो किसकी बनी हुई है? तो वो जो है उत्तल लेंस होती है। कौन सी लेंस होती है जी? उत्तल लेंस होती है। और बनी हुई किसकी है? तो प्रोटीन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है जी? प्रोटीन की बनी हुई है। तो मानव शरीर में जो हमारी आँखें हैं और इन आँखों के अंदर में जो लेंस है वो कौन सा लेंस है जी? उत्तल लेंस है। और बना हुआ किसका है जी? तो प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? अगला कौन सा है जी? कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? चलिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? पहला आपका ऑप्शन है फोकस दूरी कम हो जाएगी। फोकस दूरी कम हो जाएगी। दूसरा है फोकस दूरी ज़्यादा हो जाएगी। अगला है लेंस का मोटा होना, लेंस का पतला होना, या एक से अधिक। ठीक। थोड़ा सुधार कर लीजिएगा जहाँ जहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा। पहला है कि क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? ठीक। पहला, फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी ज़्यादा हो जाएगी। अगला है लेंस का मोटा होना, अगला है लेंस का पतला होना। तो चलिए पहले समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है। तो किसी भी व्यक्ति में अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? निकट की वस्तु दिखाई देती है। कहाँ की वस्तु दिखाई देती है जी? निकट की वस्तु दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु का देती है जी? दिखाई नहीं देती है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं जी? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद कैसे रहेगा? निकट कितने शब्द हुए? 3। निकट कितने शब्द हुए? 3 शब्द हुए। और
अवतल कितने शब्द हुए? तो 4 शब्द हुए। तो 3 का आंसर 4 होता है, 2 का आंसर कितना होता है? 3 होता है। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लेता, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लेता कि बताइए दूरदृष्टि दोष को दूर करना है, दूरदृष्टि दोष को दूर करना है तो कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे जी? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। यानी 2 का आंसर 3, दू और कितने शब्द हुए? 2, उसका आंसर क्या है? उत्तल। यानी कि 2 का आंसर आपका 3 होता है, 2 का आंसर आपका 3 होता है और 3 का आंसर क्या होता है जी? 4 होता है। ठीक, ये चीज़ समझ गए होंगे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करना है तो कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे अगर आप देखेंगे तो निकट दृष्टि दोष से संबंधित चीज़ों को देखना है। तो जब भी निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष में देखिए क्या हुआ, अब नज़दीक का दिखाई दे रहा है तो बताइए फोकस बढ़ गया है कि फोकस घट गया है? तो फोकस दूरी क्या हो गई है जी? घट गई है। फोकस दूरी क्या हो गई है? घट गई है। तो पहला पॉइंट है कि फोकस दूरी घट जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है जी? घट जाती है। अच्छा, फोकस दूरी कब घटेगा? मान लीजिए कि 2 पाइप है, एक पतला वाला पाइप है, एक मोटा वाला पाइप है, एक पतला वाला पाइप है, एक मोटा वाला पाइप है। मोटा वाला पाइप का पानी यहीं बगल में बिक देगा, जबकि पतला वाला अगर पाइप रहेगा तो उसका फोकस क्या होगा? आगे की तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि लेंसवा मोटा गया है कि लेंसवा पतला हो गया है? तो लेंस जो है मोटा हो गया है। लेंस का हो गया है जी? लेंस मोटा हो गया है। लेंस का हो गया है जी? मोटा हो गया है। तो आप बताइए अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष का दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसमें हुआ क्या? फोकस दूरी क्या हो गई है? घट गई है। और अच्छा, फोकस दूरी क्यों घट गई है? क्योंकि लेंस का हो, उत्तल लेंस का हो, सॉरी, जो लेंस है वो क्या हो गया है जी? मोटा हो गया है। तो आप बताइए पहला पॉइंट, फोकस दूरी कम हो गई है तो बात क्या है जी? सही है। फोकस दूरी ज़्यादा नहीं हुई है, बल्कि अगला है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। अगला है लेंस का मोटा हो जाना, ये भी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। अगला है लेंस का पतला होगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका आंसर जो है मुख्य रूप से जो आंसर जाएगा वो कौन सा होगा? 1 से अधिक होगा। ई नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा जी? ई नंबर ऑप्शन होगा, 1 से अधिक। ठीक, चलिए हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप पर डे क्लास देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, रिमाइंडर लगा दीजिए। पर डे आपके क्वेश्चन आते रहेंगे और बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा में, ऐसा भी नहीं कि कोई किताबी लैंग्वेज में समझाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जो आपके आसपास के वातावरण है बस उसी से चीज़ों को सीखना है और समझना है। ठीक, चलते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो पहला है 25 मीटर, अगला है 50 मीटर, अगला है 0.25 मीटर और अगला है 25 mm, मतलब 25 मिलीमीटर। तो आप बताइए, कमेंट में आंसर करिए कि कौन सा आंसर होगा? 25 मीटर होगा, 50 मीटर होगा, 0.25 मीटर होगा या 25 mm होगा? तो चलो कुछ चीज़ें समझते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। जो मिनिमम लेंथ है, मिनिमम दूरी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। जबकि अगर आपसे पूछे कि स्पष्ट दृष्टि की मैक्सिमम दूरी क्या होगा, तो वो जो है अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है जी? अनंत होता है, यानी इन्फिनिटिव होता है। ठीक, हम यानी कहने का मतलब हम अपनी आँखों से कितनी दूर देख सकते हैं? तो अनंत तक देख सकते हैं, जबकि
कम से कम का बात किया जाए, जहां हम पढ़ पाएँ, शब्दों को समझ पाएँ, तो नज़दीक लेने के बाद में हमको दिखाई दे, तो दिखाई देने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। लेकिन ऑप्शन में कोई भी सेंटीमीटर में नहीं है। किस में नहीं है जी? सेंटीमीटर में नहीं है। तो हो सकता है क्वेश्चन सेट करने वाले ने धोखा दिया हो और उसने इसका रूप परिवर्तित कर दिया हो। क्या किया हो जी? रूप परिवर्तित कर दिया हो। आप बताइए, चूंकि आपको पता है कि अगर हम इसको मीटर में बदलें, किस में बदलें? मीटर में बदलें, तो हम किससे भाग देते हैं जी? 100 से भाग देते हैं। और 100 से जब भाग देंगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 0.25 मीटर हो जाएगा। और ये आपके पास का है जी, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन। पहला, मिनिमम स्पष्ट दृष्टि की मिनिमम दूरी क्या है? तो आपका 25 सेंटीमीटर। मैक्सिमम या अधिकतम दूरी क्या होगी? तो आपका क्या होगा जी? अनंत होगा। अधिकतम दूरी क्या होगा? अनंत होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा। ठीक, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? तो देखिए, अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। किस पे आधारित है जी? प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। प्रकीर्णन पर आधारित है। अगर आपसे कहता कि आप ये बताइए कि ऊपर से अगर जब हम देखते हैं तो हमारा समुद्र का रंग कैसा दिखाई देगा, तो हमारे समुद्र का रंग कैसा दिखाई देगा? समुद्र का रंग, हमारे समुद्र का रंग कैसा दिखाई देगा, या पानी का रंग कैसा दिखाई देगा? तो नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है जी? नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो पूछता है ये घटना किसके कारण? किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण जी? प्रकीर्णन के कारण। अब एक ही तरह को कई तरीके से पूछा जा सकता है। पूछेगा कि बताओ किस घटना के कारण समुद्र का पानी या समुद्र का रंग हमको कैसा दिखाई देता है जी? नीला दिखाई देता है। तो ऐसा होने का रीजन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्या है जी? प्रकाश का प्रकीर्णन है। आपको चूंकि थोड़ा सा और भी नॉलेज दे देते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए कि ये हमारा स्पेक्ट्रम है, प्रिज्म है। अगर ये आपका प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है, और इधर से हमने श्वेत प्रकाश डाला। कौन सा प्रकाश डाला? श्वेत प्रकाश। तो आपको पता है कि ये 7 वर्णों में टूट जाती है। क्या होती है जी? 7 रंगों में टूट जाती है। 1 2 3 4 5 6, एक और तोड़ दीजिए। 7 रंगों में टूट जाती है। कितने रंगों में टूट जाती है जी? 7 रंगों में टूटती है। और इन 7 रंगों का नाम क्या है? बैजानी पिनाला। क्या नाम है जी? बैजानी पिनाला। बैजानी पिनाला। सबसे नीचे जो रंग है उसको हम बोलते हैं बैगनी। अब इसी सीक्वेंस में हो जाएगा बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और सबसे ऊपर कौन सा होगा? लाल होगा। सबसे ऊपर कौन सा है जी? लाल। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य बढ़ता है। तरंगदैर्ध्य को लेमडा से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है जी? लेमडा से सूचित किया जाता है। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो तरंगदैर्ध्य बढ़ते जाता है, जबकि बाद बाकी आपका प्रकीर्णन हो गया, आपका विचलन हो गया, आपका फैलाव हो गया, अपवर्तनांक हो गया, ये सारी चीज़ें नीचे से ऊपर जाने पर घटती है। यानी सबसे अधिक अगर पूछा जाए प्रकीर्णन किस रंग का होगा, प्रकीर्णन किस रंग का होगा, तो बैगनी का होगा। पूछा जाए सबसे अधिक विचलन किसका होगा, तो सबसे अधिक विचलन भी किसका होगा? बैगनी का होगा। जबकि सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल का होता है। इसीलिए खतरे के संकेत में किसका प्रयोग किया जाता है? खतरे के संकेत में लाल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? खतरे के संकेत में। क्यों? चूँकि इसका प्रकीर्णन कम होगा, और प्रकीर्णन कम होगा तो हम
हमको दिखाई भी क्या होगा जी, ज़्यादा दूर तक देगा। इसीलिए खतरे के संकेत में हम किसका प्रयोग करते हैं जी, लाल रंग का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष से जब देखते हैं, चूंकि अंतरिक्ष में ऊपर में वायुमंडल नहीं है, तो अंतरिक्ष से जब भी हम देखेंगे तो कोई भी वस्तु कैसा दिखाई देगी जी, तो काला दिखाई देगी। कोई वस्तु कैसा दिखाई देगी, काला दिखाई देगी। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, पॉज करके रोक लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला है कि फोटोन किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोन किससे संबंधित है। फोटोन किससे संबंधित है, तो फोटोन हम पढ़ाए हुए थे कि फोटोन किससे संबंधित है, प्रकाश से संबंधित है। और प्रकाश जो है फोटोन के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है जी, छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है जी, छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। पैकेट के रूप में चलता है। तो फोटोन शब्द जो है किससे संबंधित है जी, प्रकाश से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्रकाश से संबंधित है। ठीक, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। किसका प्रवाह है जी, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। और इलेक्ट्रॉन क्या है जी, तो इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी परमाणु के अंदर में रहेंगे तो ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। कैसा अवस्था में रहते हैं जी, स्वतंत्र अवस्था में रहता है। कौन सा अवस्था में रहता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अगला बात किया जाए अगर चुंबक का, किसका बात किया जाए, चुंबक का बात किया जाए तो चुंबक के अंदर में दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। एक नॉर्थ और दूसरा कौन सा, साउथ ध्रुव होता है। एक नॉर्थ ध्रुव और दूसरा साउथ ध्रुव। अगर सजातीय आवेश हैं, कैसे आवेश हैं जी, अगर सजातीय आवेश हैं, और दूसरा होता है विजातीय आवेश। विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। ठीक, सजातीय का मतलब है नॉर्थ नॉर्थ और विजातीय का मतलब है नॉर्थ साउथ। तो जब भी सजातीय आवेश होगा, सजातीय होंगे तो उनमें विकर्षण होता है। क्या होता है जी, विकर्षण होता है। जबकि अगर विजातीय होंगे तो उनमें आकर्षण होता है। उनमें क्या होगा जी, आकर्षण होता है। उनमें क्या होगा, आकर्षण होता है। यानी सजातीय होंगे तो विकर्षण होगा, विजातीय होंगे तो क्या होगा जी, आपका आकर्षण होगा। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है इससे, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, अगला एक क्वेश्चन और बन सकता है। एक या दो बन सकते हैं। क्या बनेगा कि मान लीजिए मान लीजिए कि जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर बाहर होती हैं, कैसे रहेंगी, बाहर बाहर, तो नॉर्थ ध्रुव से जाएंगी साउथ ध्रुव की तरफ या साउथ ध्रुव से जाएंगी नॉर्थ ध्रुव की तरफ। तो देखिए जब बाहर बाहर का बात करेगा चुंबकीय क्षेत्र का, तो नॉर्थ ध्रुव से निकलेंगी और कौन से ध्रुव की तरफ जाएंगी, साउथ ध्रुव की तरफ जाएंगी। नॉर्थ ध्रुव से निकल के कौन से ध्रुव में जाएंगी, साउथ ध्रुव में जाएंगी। जबकि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पूछेगा तो साउथ से निकल के कहाँ जाएगी जी, नॉर्थ की तरफ जाएगी। आप ऐसे ध्यान रखिएगा। मान लीजिए जब तक आपका साउथ शादी नहीं हुआ है, नॉर्थ को नरेंद्र बना दीजिए। नॉर्थ को क्या बना दीजिए, नरेंद्र। एस से क्या बना दीजिए, सपना। एस से क्या बना दीजिए जी, सपना। मान लीजिए एज्यूम करिए कि एक नरेंद्र है, दूसरा सपना है। अगर जब तक शादी नहीं हुआ है, बरछिया हो गया है केवल, तो नरेंद्र का राज चलेगा किसके ऊपर, सपना के ऊपर। हमेशा पूछेगा कहाँ गई थी, किससे बात की, क्या नहीं की, ये सारा राज चलते रहेगा। तो जब तक शादी नहीं हुआ है, मतलब बाहर बाहर, घर में नहीं है, घर में नहीं है, तो जब तक बाहर बाहर है तो नरेंद्र का राज चलेगा किस पे, सपना पर। यानी कहने का मतलब है नॉर्थ ध्रुव से निकलेगी और नॉर्थ ध्रुव से किस ध्रुव की तरफ जाएगी जी, साउथ ध्रुव की तरफ जाएगी। जबकि मान लीजिए अब शादी हो गया, नरेंद्र सपना दोनों के शादी हो गया है, तो बताइए अब नरेंद्र के राज चलेगा सपना के, कि सपना का राज चलेगा नरेंद्र पर। तो सपना का राज किस पे चलेगा, नरेंद्र पर। इसका मतलब है कि चुंबक के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं साउथ ध्रुव से निकलेंगी और कौन से ध्रुव की तरफ जाएंगी, तो नॉर्थ ध्रुव की तरफ जाएंगी। बातों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है। प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है, आप खुद देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। आपको हम ये सब चीज़ पढ़ा चुके हैं।
तो प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है? ये वाला आंसर तो अभी आपको पता है कि कांच में निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में कितना होता है जी? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में कितना होता है जी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर बात करें ये किसका है, तो ये जो है पानी में है। किसका है जी? पानी में इसका चाल है। किसका? पानी में चाल है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात करें तो ये तारपीन के तेल में चाल है। किस में चाल है जी? तारपीन के तेल में। तारपीन के तेल में चाल इसकी कितनी होती है? 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर बात करें दो और हैं, एक पूछे आपका नाइलॉन, क्या पूछे जी? नाइलॉन पूछे या रॉक साल्ट पूछे, या क्या पूछे जी? और रॉक साल्ट। नाइलॉन या रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है जी? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो प्रकाश, यहाँ क्वेश्चन पूछा है प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है? तो कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में पूछेगा तो 3 × 10⁸। पानी में पूछेगा तो 2.25 × 10⁸। तारपीन का तेल 2.04 × 10⁸। नाइलॉन या रॉक साल्ट का पूछेगा तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अभी जस्ट ही बता कर आए हैं, अभी जस्ट ही बताए हैं कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको ही बताएं कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होगा? लाल का होगा। और सबसे कम किसका होगा? तो बैंगनी का होगा। सबसे कम किसका होगा? तो बैंगनी का होगा। ठीक, तो अगर हम, क्या हो गया? हाँ ठीक, देखिए किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो अगर बात करेगा सबसे अधिक तो किसका होगा? अधिक, सबसे अधिक किसका होगा? लाल का होगा। और पूछेगा कि सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम किसका होगा जी? बैंगनी का होगा। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा जी? लाल जाएगा। यहाँ पर पूछा है कि सबसे कम किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो सबसे ज़्यादा होता है लाल का। और सबसे कम किसका होता है जी? तो बैंगनी का होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले अगले वाले क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि होलोग्राफी प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? होलोग्राफी प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप इसका आंसर दीजिए। पहला है व्यक्तीकरण के सिद्धांत पर, दूसरा है ध्रुवण के सिद्धांत पर, तीसरा है परावर्तन के सिद्धांत पर, अगला है अपवर्तन के सिद्धांत पर। होलोग्राफी आप देखते होंगे जिसमें जैसे आधार कार्ड, अगर पीवीसी वाला आधार कार्ड होगा तो उस पर आप अगर इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे तो आपको आधार लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको आधार लिखा हुआ दिखाई देगा। या लुसेंट का अगर आप किताब लेते हैं तो उस पर भी स्टिकर जो होलोग्राफी लगा होता है, आपको हिला डुला कर देखेंगे उसमें बुक टाइप की कुछ संरचना दिखाई देती है। ठीक, तो वही जो है आपकी होलोग्राफी है। क्या है जी? होलोग्राफी है। और होलोग्राफी के साथ साथ पूछेगा कि जो 3D भी होता है, जो 3D भी होता है वो प्रकाश के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो जो है प्रकाश के ध्रुवण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है जी? ध्रुवण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, प्रकाश का ध्रुवण होता क्या है थोड़ा जान लीजिए। देखिए, जब कोई भी प्रकाश है, जब कोई भी प्रकाश अगर निकलता है, अगर कोई भी प्रकाश निकलता है तो अपने सारे दिशाओं में निकलता है। कैसे दिशाओं में निकलेगा जी? सारे दिशाओं में निकलेगा, चारों तरफ निकलेगा। जैसे मान लीजिए ये लाइट आ रहा है तो क्या ये लाइट नीचे ही आ रहा है? नहीं, ये अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में हर जगह हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने ये मोबाइल का टॉर्च जलाया, ये मोबाइल का हमने क्या जलाया है? टॉर्च जलाया है। तो ऐसा थोड़ी है कि यहीं पे निकल के रह गया, ये अपने चारों तरफ में फैला होगा। ये प्रकाश क्या होगा जी? चारों तरफ में फैला होगा, चारों तरफ में फैला होगा। और जब चारों तरफ में फैले हुए प्रकाश को
किसी एक दिशा में कर दिया जाए, क्या किया जाए जी, किसी एक दिशा में कर दिया जाए, किसी एक ही दिशा में परिवर्तित कर दिया जाए, तो उसे ही हम प्रकाश का क्या कहते हैं जी, ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। और यह जो है होलोग्राफी और 3D जो हम देखते हैं वो सब किस सिद्धांत पर काम करता है जी, ध्रुवण के सिद्धांत पर काम करता है। बात बाकी आप परावर्तन समझते हैं, अपवर्तन समझते हैं। परावर्तन में एक ही माध्यम चाहिए, कितना माध्यम चाहिए, एक माध्यम चाहिए, जबकि अपवर्तन होने के लिए कितने माध्यम जरूरी हैं, तो 2 माध्यम का होना जरूरी होता है। कितने माध्यम का होना जरूरी होता है, तो 2 माध्यम का होना जरूरी होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कि मिट्टी के तेल का जल पर फैलने पर रंगीन दिखाई देना किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो समझिए। मिट्टी के तेल का जल पर फैल जाने पर आप देखते होंगे, आप देखिएगा, मान लीजिए कड़ू का तेल लीजिए, सरसों का तेल लीजिए, पानी के ऊपर में थोड़ा सा फैला दीजिए, पानी के ऊपर में क्या करिए, फैला दीजिए। फैला दीजिए का मतलब उस पर डाल दीजिए। आप अगर डाल देंगे तो आप देखेंगे कि वो रंगीन दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है जी, रंगीन दिखाई देता है। या सड़क पर अगर कोई केरोसिन वगैरह का तेल भी गिर गया है तो उसमें जो है विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देंगे जी, विभिन्न रंग दिखाई देंगे। और यह घटना किसके कारण होती है जी, व्यक्तीकरण के कारण होती है। किसके कारण होती है, व्यक्तीकरण के कारण। व्यक्तीकरण क्या होता है, जब समान आवृत्ति और समान आयाम, समान आवृत्ति और समान आयाम का अगर कोई भी प्रकाश है, अगर 2 प्रकाश मान लीजिए समान ही आवृत्ति के हैं और समान ही आवृत्ति के हैं और समान ही हैं, तो इनमें कहीं कहीं पर फोर्स ज़्यादा होगा, कहीं फोर्स कम होगा, न्यूनतम होगा। तो ये जो घटना होती है ये क्या होती है जी, प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है। तो रंगीन दिखाई देना ये किसका उदाहरण है जी, प्रकाश के व्यक्तीकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है जी, प्रकाश के व्यक्तीकरण का उदाहरण है। चलो बात बाकी ध्रुवण समझ दी है, दिवर्तन कुछ होता ही नहीं है, नोट का मतलब ही नहीं है। ठीक, चलिए अगला है कि जब 2 समतल दर्पण को समानांतर रखा जाता है, क्या है जी, अगला जब दो समतल दर्पण को समानांतर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, तो आपको पता होगा, आप खुद ही आंसर दीजिए। 1 2 3 अनंत कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा आपका अनंत। कौन सा आंसर होगा जी, अनंत होगा। होता क्या है, तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर होता है, प्रतिबिंब की संख्या बराबर होता है 360 बटा में थीटा। 360 बटा में थीटा। अगर मान सम संख्या आया तो 1 घटा देते हैं, अगर मान विषम संख्या आया तो मान वही रह जाता है। ठीक, अब इसको समझने के लिए आप जा कर के देख लीजिएगा हमारा जो लेक्चर है, जो पहला लेक्चर है लाइट का, आप जाकर वहाँ देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सारा चीज़ हमने पढ़ा के रखा हुआ है, समतल दर्पण में कैसे क्या चीज़ें क्या नहीं है, सब कुछ बता के रखा हुआ है। ठीक, अब इसको बता देते हैं कि समानांतर रखा गया। आपको पता है कि जब 2 दर्पणों को समानांतर रखा जाएगा तो बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। तो बताइए, प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटा में 0। अब 0 से किसी भी संख्या में अगर आप भाग देंगे तो आंसर जो है आपका अनंत होता है, इसीलिए ये आपका क्या हो गया आंसर जी, अनंत हो गया है। ठीक, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, चलिए अगला है आपका ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर किस पर कार्य करता है, पहला परावर्तन के सिद्धांत पर, दूसरा अपवर्तन के सिद्धांत पर, तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, अगला है ध्रुवण के सिद्धांत पर। तो ऑप्टिकल फाइबर की खोज की थी नरेंद्र कपानी ने। किसने खोज किया है जी, नरेंद्र कपानी ने खोज किया है। किसने खोज किया है, नरेंद्र कपानी ने खोज किया है। और यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है जी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अच्छा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जो मान लीजिए ऊपर वाला सतह जो है विरल है, माध्यम विरल है, नीचे का माध्यम आपका सघन है। तो जब कोई प्रकाश, ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब देखिए, जब प्रकाश
जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। ये जो आपका अभिलंब है इससे पास नहीं आएगा बल्कि इससे क्या होगा, दूर भागेगा। अच्छा, अब हमने क्या किया कि ये जो आपतित किरण है इसका मान हमने कोण बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जब मान कर चलिए ऐसे ले गए होंगे तो और नीचे थोड़ा सा गया होगा। अगर हमने थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कोण बढ़ा दिया तो ये जो है इसके ऊपर में ही ओवरलैप कर गया। क्या हो गया जी, ओवरलैप कर गया। तो अब जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण है, अच्छा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है इसको क्रांतिक कोण कहते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं जी, क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण क्या है कि जब अभिलंब और अपवर्तित किरण का बीच कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। आप बताइए, अब मान जो है इसको जब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, क्रांतिक कोण को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब हमने क्रांतिक कोण को थोड़ा सा और बढ़ाना शुरू कर दिया, ये वाले को हमने और थोड़ा सा इधर लिया। तो आप बताइए अब ये नीचे की तरफ, यानी जिस माध्यम में गया था उसी माध्यम में वापस लौट आया। तो जब कोई प्रकाश जो आपतित किरण है उसका मान क्रांतिक कोण से बढ़ाया जाता है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट आती है। और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे अब क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट कल या अगले जो भी लेक्चर होगा उसमें आगे के क्वेश्चन आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए गौतम सर की तरफ से टाटा, बाय बाय। हई का साइड में अभी बा हई वाला हई साइड में का बा हई का साइड में हई वाला हटी तब ना ये बंद करे वाला बैकअप माई फाइल